दी जाएगी। तो ऐसा बात है। तो मैंने आपको वीडियो दिखाया है। अभी मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ 4-5 चीज़ों पर, फिर उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। देखिए, ये बीपीएससी है, सेकंड मेरिट लिस्ट की बात होगी कि इसमें क्या-क्या बात होगा मैं आपको बताऊँ तो कि सेकंड मेरिट लिस्ट या मतलब आएगा या नहीं आएगा, सबसे पहला बात। दूसरा बात, कितना मार्क्स कम होने की उम्मीद है। तीसरा बात, क्या है इसमें कैटेगरी वाइज़ क्या मार्क्स होगा, उसके साथ-साथ आपका कितनी सीटें, फिर सेकंड मेरिट लिस्ट कब तक आएगी, नियोजित शिक्षक का क्या मामला है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले बात तो ये सूचना बता देता हूँ। देखिए कि जो शिवहर है, भोज और शेखपुरा वैशाली है, 3 डिस्ट्रिक्ट का मैंने निकाला है खोज के। हालांकि और भी डिस्ट्रिक्ट का आ रहा है और धीरे-धीरे 38 जिलों का आ जाएगा। और इसको आपको देखेंगे यहाँ से तो ये जो state.bihar.gov.in पर आप जाकर के इसको डिटेल से देख सकते हैं। यानी state.bihar.gov.in एक साइट है जो कि बिहार सरकार का ऑफिशियली साइट है। उस साइट पर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितने लोगों का जो है मतलब कॉलेज में आवंटन हो गया है, मतलब विद्यालय का आवंटन हो गया है, और रिजल्ट में कितने लोगों का नाम है। वहाँ से आप डिफरेंस निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितनी सीटें खाली पड़ रही हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो इतने लोगों का शिवहर में 296 लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम दिया गया था, लेकिन उसमें से 277 लोग ही मतलब विद्यालय आवंटन हुआ है, ज्वाइनिंग किए हैं। तो 19 सीट यहाँ से बची। वैसे 1175 सीटों का जो है शेखपुरा में मतलब रिजल्ट दिया गया था, बट 1074 लोग ही यहाँ पर जाकर के फाइनल सिलेक्शन में विद्यालय का आवंटन ले पाए, यानी 101 सीट वहाँ पर भी बचा। उसी तरह से वैशाली में जो है 804 सीट है, तो 804 सीट में से 779 सीटों पर जो है फाइनल विद्यालय का आवंटन हुआ है, तो 25 सीट यहाँ से भी खाली हुआ है। इसी तरह से अनुमानता मतलब बिहार के 38 जिलों में सीटें वैकेंट रहेंगी, जो कि इस तरह से रहेंगे। उसके पहले जो है ये तो विद्यालय आवंटन में नहीं आ रहे हैं, इतने तो विद्यालय के आवंटन में नहीं गए हैं, मतलब विद्यालय आवंटन के लिए नहीं गए इतने लोग। इसके पहले डीवी में कितने छठे, उसके पहले बहुत सारे लोग तो ऐसे छोड़ दिए कि मैं इसमें नहीं करूँगा, मैं उसमें करूँगा। जैसे मान लीजिए किसी का 11th-12th में हुआ होगा, 9th-10th में हुआ होगा, तो प्राइमरी में क्यों आएगा। तो उसी तरह से जिसका 9th-10th में हो जाएगा, जिसका 11th-12th हो जाएगा, वो 9th-10th वाला क्यों लेगा। तो जबकि रिजल्ट तो तीनों जगह है उसका, तो इसलिए वो तो एक ही जगह जाएगा जब अच्छा होगा, फिर अपने आप सीट तो खाली होगी ही होगी। तो इस तरह से अगर आप देखा जाए तो करीब 25-30 तो ऐसे ही निकल जाएगा। अब 25-30 हज़ार सीट पर कट ऑफ क्या होगी, मैं चलिए उस पर चर्चा कर देता हूँ। कितनी सीटें वैकेंट हो रही हैं तो इसकी कट ऑफ की क्या संभावना बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर ये प्रीवियस कट ऑफ है, ये आपको मैं दिखा दे रहा हूँ नीचे भी। ये देखिए, ये रहा अपना 1 to 5 का प्रीवियस कट ऑफ, मतलब जो अभी दिया गया था। फिर उसके बाद ये 9-10 का ये कट ऑफ रहा, फिर ये 11-12 का कट ऑफ है। तो ये तीनों कट ऑफ आपके सामने रखा हुआ है। 11-12 में 30 विषय हैं, 30 विषयों का अलग अलग कट ऑफ दिया गया यहाँ पर। उसी तरह से 9 और 10 में जो है तकरीबन 10 विषय हैं, 10 विषय में 10 सेक्शन में अलग अलग कट ऑफ दिया गया है। और वहीं अगर आप बात करें तो 1 से 5 वाले में सिर्फ 3 सेक्शन था, जो कि जनरल, बांग्ला और उर्दू करके था। तो ये 3 सेक्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी लेवल का यानी 1 to 5 लेवल का बात कर लेते हैं कि इसमें कट ऑफ कितनी जाने हैं। देखिए, सबसे पहले बात हम जनरल का बात करेंगे, उसी के हिसाब से आप कैटेगरी को समझ लीजिएगा। जैसे मान लीजिए जनरल का पहले कट ऑफ कितना गया था, तो 67 नंबर गया था। 67 नंबर 1986 डेट ऑफ बर्थ का है। तो देखिए, ये तो 1986 वाला है ना, तो सबसे पहले प्रायोरिटी जितने भी मतलब ज़्यादा एज के होते हैं उनको दिया जाता है। जैसे 1986 है, फिर 87 वाले का नंबर आएगा, फिर 88 वाले का नंबर आएगा, फिर 89 वाले का आएगा, फिर 90 वाले का आएगा। इसी तरह करते 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 सन 2000 वाले का नंबर आएगा सबसे बाद में। तो 67 नंबर पाने वाले व्यक्ति जितने पहले मान लीजिए 89, पहले मान लीजिए 85 वाले रहे होंगे, 84 वाले रहे होंगे, फिर 86 वाले पे कट ऑफ बना, 87, 88, 89, 90, 91, 92 इस तरह करते करते जब सन 2000 तक, या फिर जो उसके बाद भी जो भी एलिजिबल होगा, लास्ट कैंडिडेट जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा 67 में, उसको दिया जाएगा। फिर कट ऑफ एक नंबर डाउन करके अब 66 बनाया जाएगा। 66 में जो सबसे ज़्यादा एजेड होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो उम्रदार आज होगा, जैसे जिसका डेट ऑफ बर्थ 1980 होगा, 1975 होगा, पहले उसको नंबर मिलेगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते 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 फिर आपका नए लड़के को नंबर मिलेगा। फिर उसके 65 नंबर कट ऑफ बना दिया जाएगा। फिर इसी तरह से करते करते कट ऑफ धीरे धीरे नीचे किया जाएगा और डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उनका सिलेक्शन करते हैं। ये सिलसिला है, प्रोसेस है कि कैसे आपका मेरिट लिस्ट डाउन होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ओवरऑल होगा कितना। जैसे अगर मैं मान के चलूँ कि 67, मान लीजिए 67 नंबर पाने वाले तकरीबन कम से कम 150 से 200 लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जो 67 नंबर पाए होंगे और उनका डेट ऑफ बर्थ जो है अकॉर्डिंगली मतलब इधर उधर वेरी कर रहा होगा। लेकिन 67 नंबर 150 लोग ऐसे पाए होंगे जनरल में ही कि जिनका अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होगा, तो वो अलग अलग ज्वाइनिंग लिए होंगे, अलग अलग सिलेक्शन उनका हुआ होगा। तो ये चीज़ हो गया। तो जो 150 नंबर वाला बात चल यही चल रहा है, तो मतलब 150 लोग जो है करीब करीब जो है ऐसे मिल जाएंगे आपको, जो एक ही डेट ऑफ बर्थ पर होंगे। तो उसी तरह से अगर आप एक एक नंबर छोड़ते जाएं तो 150 लोग आपको मिलते जाएंगे। तो उसी हिसाब से देखा जाए तो कम से कम यहाँ पर कम से कम 7 से 8 नंबर तक का भी गिराव देखने को मिल सकता है। अब अकॉर्डिंग टू बीपीएससी अब देखिए कितनी सीटें बचती हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 से 8 नंबर तक, यानी 60 नंबर भी आपका प्लस में है, यानी 60 नंबर से ज़्यादा अगर आपका मिल रहा है तो आप मान के चलिए कि आपको कुछ ना कुछ तो इसमें होने की संभावना बनी रहेगी। बाकी क्या होता है कि तो बात ऑफिशियल
रियली है, बट 60 नंबर पर भी मैं कहूँगा कि आप उम्मीद बनाए रखिएगा। 60 से नीचे होगा तब उम्मीद मत बनाइएगा, लेकिन 60 तक अगर आपका होगा तो आप उम्मीद जरूर रखिएगा। फिर उसके बाद उर्दू में अगर बात करें तो हम, तो यहाँ पर आपको अगर मान लीजिए 54 दिया तो 48 के अगर मान लीजिए आप अरक फ़र्क में होंगे तो भी आपका नंबर आ सकता है। वहीं जो 62 नंबर बना हुआ है, ये 62 नंबर वाले जो है ये अगर मान लीजिए आपका 55-56 नंबर तक भी पा जाते हैं तो इनका भी संभावना बना रहता है। उसी हिसाब से आप अलग अलग कैटेगरी में, जैसे आप फीमेल होंगी तो फीमेल 50 नंबर के अप्रॉक्स, वैसे EWS वाले जो होंगे तो इसमें भी 50 नंबर के, EWS फीमेल होंगी तो इसमें 40-45 नंबर तक। इसी तरह से करते करते हर कैटेगरी में आपको 4-5 नंबर 6 नंबर तक आप कम करके देख सकते हैं। अगर आपका उसके अंदर में आ रहा है 5-6 नंबर के अंदर में, तो आपका संभावना बना हुआ है कि आप होगा। लेकिन एक चीज़ और, जो ये 39 नंबर पर कट ऑफ बना है, जो ये 39 नंबर पर बना है और जो ये 39 नंबर बना है, जहाँ भी कट ऑफ में 39 नंबर पर बना है, ये मिनिमम कट ऑफ है, इसके नीचे नहीं जा सकता। क्योंकि ये अब इसके नीचे लाने के लिए क्या करना होगा कि उनको अपना जो जैसे जो 40% निर्धारित किए थे, जो 35% निर्धारित किए थे, उसको भी कम करना पड़ेगा। तो वो संभावना कम है थोड़ी, लेकिन अगर करना चाहें तो कर भी सकते हो। तो 39 नंबर से नीचे कट ऑफ शायद नहीं जाएगा, लेकिन अगर जा भी सकता है, अगर BPSC चाहे तो छूट दे दे और छूट दे करके जो है उसको नीचे गिरा करके मेरिट लिस्ट में, क्योंकि सीटें तो बहुत ज़्यादा बची हुई हैं। अभी तो 62, अभी तो मतलब 70,000 करीब सीटें थी, जिसमें से 62,000 पे ही खाली रिजल्ट आया, यानी तकरीबन अभी 8-9 हज़ार पे तो रिजल्ट भी नहीं आया है। उतनी सीटें तो वैकेंट है। उसके बाद अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट, फिर सेकंड में बहुत सीटें बची हुई हैं। आप चाहें तो उस पर कर सकते हैं, बाकी अगर करना चाहें तो। अब आते हैं हम 9-10 पे। तो जो 9-10 वाले हैं इनमें देखेंगे तो अलग अलग सेक्शंस हैं। मैंने आपको जो भी समझाया कि कैसे कट ऑफ बनता है, कि जब पहले डेट ऑफ बर्थ पहले देखा जाता है मार्क्स, मान लीजिए 55 नंबर पे कट ऑफ बना, तो 55 नंबर वाले में जो कट ऑफ बना है वो 1976 डेट ऑफ बर्थ है। यानी जो 55 नंबर पाया 1976 डेट ऑफ बर्थ। अभी 1977, 78, 79, 80 करके जो 55 नंबर पाने वाले जो हैं, हिंदी में जो 55 नंबर पाने वाले जनरल स्टूडेंट 1976 तक का कट ऑफ बना है। तो अब जो उनसे यंग ये लोग हैं, 55 नंबर पाने वाले ही जो उनसे कम उम्र के हैं, जैसे जिनका डेट ऑफ बर्थ 77, 78, 79, 80 या फिर 90, 91, 92 इस तरह का होगा, या 97, 2000 होगा, तो वे लोग अब नौकरी पाने के लिए मतलब उनका भी नंबर आएगा। फिर उसके बाद जो 55 नंबर पर उसका 54 आएगा, फिर 53 आएगा, फिर 52 आएगा। इसी तरह से अलग अलग डेट ऑफ बर्थ अलग अलग कैटेगरी में बढ़ते जाएगा। तो अगर आपका इसमें 4-5 नंबर कम है तो भी आपको सीट मिलेगा। क्यों? प्राइमरी में तो थोड़ा मतलब एक तरह से बवाल भी है। प्राइमरी में तो एक बात कहें कि ज़्यादा भीड़ भी है। 9, 10, 11, 12 में तो कोई भीड़ नहीं है, कोई समस्या नहीं। बहुत जगह तो कट ऑफ एकदम मिनिमम बना के रखे हैं ये लोग, क्योंकि बच्चे ही नहीं मिले हैं। तो बच्चे ही नहीं मिले तो क्या करेंगे भाई, मिनिमम कट ऑफ लगाओ। इसलिए तो 55 नंबर, इसमें अगर आपका 50 नंबर से भी नीचे अगर मैं बताऊँ तो आपको 48 नंबर भी अगर हिंदी में आप जनरल स्टूडेंट हैं तो उम्मीद बनाए रहेगा, आपको सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जरूर फायदा होने वाला है। उसी तरह से करके उर्दू, संस्कृत, हर जगह पर आपका जो भी कट ऑफ होगा, यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर कहीं भी होगा, तो आप अपना कम से कम 5 से 7 नंबर घटा करके आप अपना रख सकते हैं और आपका ये सेफ स्कोर होगा कि उसके बाद आपका नंबर आ जाएगा। वहीं 11-12 में कहें तो 9-10 से भी कम भीड़ तो 11-12 में आप देखिए तो खुद ही यहाँ पे हिंदी का कट ऑफ देखिए आप तो 39 नंबर, जो कि मिनिमम कट ऑफ है, उतना बना के रखे हैं ये लोग। अब इससे नीचे लाएंगे तभी तो सीट बढ़ेगी। सीट इसमें बहुत ज़्यादा खाली है, 34,000 सीट तो ऐसे ही खाली है। उसके बाद अभी और सीट खाली होना है, तो मान के चलिए यहाँ पर तो 30-35 हज़ार तो ऐसे निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो मिनिमम कट ऑफ पे देखिए बहुत जगह, यहाँ पर देखिए यहाँ पे 39 नंबर बनाए हुए हैं। मैथिली में भी जगह अगर देखें तो 39 नंबर कट ऑफ बना हुआ है। वहीं अगर हम देखिए यहाँ पे भी 39 बना हुआ है, फिजिक्स में भी 39 बना है, केमिस्ट्री में भी 39 बना है। तो टीचर ही नहीं मिल रहे भाई इनको तो यहाँ पर देखिए साइकोलॉजी में भी 39 नंबर बना हुआ है, जियोग्राफी में 40 नंबर बना है। तो ये सब कट ऑफ मिनिमम कट ऑफ पर ही जाएगा। अब अगर मिनिमम कट ऑफ में रिलैक्सेशन मिलेगा तो आपको मौका मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो फिर ये 39 से नीचे नहीं आएगा बिना रिलैक्सेशन के। तो रिलैक्सेशन तो BPSC देगा ही देगा। इसमें 9, 10, 11, 12 में तो मिलना ही मिलना है। बाकी प्राइमरी में देता है कि नहीं ये तो देखने वाली बात है। तो चलिए अब ये जो है मैंने आपको कट ऑफ बता दिया कि अगर आपका जो कट ऑफ बना है उससे अगर 5-7 नंबर कम है तो आप अपना उम्मीद बनाए रखिएगा। उससे ज़्यादा कम है तो मत उम्मीद रखिएगा, लेकिन अगर 5-7 नंबर तक कम है तो आप उम्मीद रख सकते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट में आपका आने का चांस बना रहेगा। तो ये रही बात पूरी, मैंने आपको समझा दिया। बाकी आप लोग वीडियो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस सब चीज़ों को सोचने में, बनाने में और करने में। और मैं आपको पल पल का अपडेट देता रहूँगा। तो चैनल आप देख सकते हैं, ये जिला अधिकारी के मतलब ये आपको जो है जो नए शिक्षक बने हैं उनके लिए है कि ऐसे में सभी विद्यालय अध्यापक जो पूर्व में नियोजित शिक्षक के रूप में अन्य विभाग में कार्यरत हैं, यानी या तो नियोजित शिक्षक के रूप में या फिर अन्य विभाग में कार्यरत हैं, उक्त सभी अभ्यर्थियों को पूर्व विभाग या सेवाओं के समक्ष प्राधिकार नियोजन की इकाई के सचिव द्वारा सेवा स्वीकृति त्याग पत्र, यानी त्याग पत्र वहाँ से अपना लाना है। मतलब आपको अपना जो है वहाँ पर कि आप अपना नौकरी छोड़ रहे हैं, मैं दूसरा नौकरी करने जा रहा था, त्याग पत्र एवं नवनियुक्त विभाग सेवा में नियुक्त हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रति के पश्चात ही उन्हें विद्यालय का आवंटन पत्र दे होगा। यानी जितने भी नवनियुक्त शिक्षक बने हैं जो कि पहले से नियोजित शिक्षक थे, उनको पहले अपने विभाग में त्यागपत्र देना होगा, फिर उसके बाद आप नए ज्वाइनिंग पोल ले सकते हैं। तो ये चीज़ें तो अब उनके लिए हो गई है। अब मैं आपको इसका असली मामला बताता हूँ कि बाय द वे मान लीजिए एक नियोजित शिक्षक कोई है, वो अपना त्यागपत्र वहाँ से दिया और फिर वहाँ पर गया मतलब एक तरह से बीपीएससी के थ्रू गया, तो अब वो पहले सोचेगा विचारेगा, क्योंकि देखिए जो नियोजित शिक्षक है वो ऑलरेडी ज़्यादा सैलरी उठा रहे हैं। अगर बात की जाए तो वो ऑलरेडी 40+ पर हैं।
40-45 हज़ार रुपया वो पा रहे हैं अभी फ़िलहाल में, वो नियोजित शिक्षक हैं, जबकि प्राइमरी पर हैं तब भी 40-45 हज़ार पा, जबकि यहाँ आएंगे तो कम से कम उनका 4 से 5 हज़ार रुपये का नुकसान होगा प्रति महीना का। पहली बात। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये डर डर उनके अंदर डर बनेगा कि मान लीजिए हम यहाँ से रिज़ाइन दे दिए और वहाँ पे ना हो पाया बाय द वे, क्योंकि मान लीजिए बहुत सारी बार तो क्या होता है डॉक्यूमेंट्स में इधर-उधर हो जाता है, कभी अंगूठे में दिक्कत हो जाता है, तो मतलब नहीं हो पाता है। तो जब नहीं हो पाएगा तो वो इधर से भी चले जाएंगे और उधर से भी चले जाएंगे, तो इसलिए जो है वो जल्दी नौकरी छोड़ना नहीं चाहेंगे। तो ये भी बात हो जाएगी। उसके साथ आपको क्या क्या लगेगा, तो यहाँ से बहुत सारी सीटें खाली होने वाली हैं। अभी आप देखते जाइए, यहाँ पे आधार कार्ड लगेगा, प्रवेश पत्र लगेगा, काउंसलिंग का लेटर लगेगा और बंदी नियुक्ति पत्र जो मिला है वो लगेगा। फिर उसका जो आपको मतलब त्याग पत्र देंगे वो, और यहाँ पर प्राधिकार का त्याग पत्र का जो प्रमाण पत्र होता है वो भी आपको देना पड़ेगा। तब जाकर के इनको क्या मिलेगा, इनको ज्वाइनिंग लेटर ऑफिशियली मिल जाएगा कि आपको विद्यालय ये वाला दे दिया गया है। अभी मैं आपको जो ये दिखा रहा था वही चीज़ यहाँ पे शिवहर जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी ऐसा ही लगा दिया गया, नोटिस बोर्ड चिपका दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर भी प्रेस विज्ञप्ति भी शिक्षा विभाग के द्वारा, बिहार सरकार ने शिक्षा विभाग के द्वारा ये प्रेस विज्ञप्ति भी जारी कर दी गई है, सेम टू सेम कि आपको पहले त्याग पत्र देना होगा, बाद में नियुक्ति पत्र लेना होगा। तो ये बात रहा मामला, ये सारे चीज़। अब इससे सीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे मैं आपको बता दूँ तो बहुत सारे नियोजित शिक्षक अपने नियोजित शिक्षक पर ही बने रहेंगे। ज़्यादातर लोग वो स्विच नहीं करेंगे इस पर, क्योंकि मान लीजिए 100 लोग नियोजित शिक्षक अगर हैं, 100 में से अगर मान लीजिए 90 लोग BPSC में चयन हुआ है, तो उनको उनमें से करीब 10-20 लोग तो ऐसे होंगे जो छोड़ेंगे नहीं, वो नियोजित शिक्षक पर ही बने रहेंगे और वहीं पे काम करेंगे, यहाँ पर आना नहीं चाहेंगे। तो यहाँ पर 20-25 सीट हर डिस्ट्रिक्ट में 20-25 सीट ऐसे ही बच जाएगी। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ कि इसमें सीट कैसे क्या बचेगी और कैसे क्या आपका कट ऑफ जाने वाला है। ये आप देख सकते हैं कि सेकंड मेरिट लिस्ट के बारे में हम अब बात करेंगे अब आपको। और हाँ, इधर ही एक जो है ये ऑफिशियली संशोधन हुआ है कि जो बीटेक वाले थे, यानी जो मतलब 6 to 8 की जो वैकेंसी अभी नई आई हुई है, उसमें सीटेड अपेयरिंग जो है वो तो अभी भी ऐसा है कि वो अलाउड नहीं है, मतलब उसको अलाउ नहीं किया गया है। हालांकि उम्मीद है कि आगे हो जाए, बट अब मुश्किल ही है, लेकिन थोड़ा सा उम्मीद तो अभी बचा हुआ है कि सीटेड अलाउ हो जाए, क्या पता, क्योंकि उसके लिए अपने विधायक जी लगे हुए हैं लंबे समय से। और अभी मैंने आपका कल इंटरव्यू उनका डाला हुआ था अपना वीडियो अपने चैनल पर, हो सकता है मैं अभी थोड़ी देर अब चला भी दूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। बाकी ये अलाउड नहीं हुआ, बाकी क्या अलाउ किया गया ये अच्छी बात है। अच्छी बात ये है कि उनमें से जो BCA वाले थे वो पहले कंफर्म नहीं था कि अलाउ है कि नहीं, लेकिन इस बार यहाँ पे नोटिस नया निकाल करके उनको कंफर्म अलाउ कर दिया गया है। वहीं बीटेक वालों को पहले ये डर था कि क्या होगा, मैं अलाउ हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन अब बीटेक वाले पूरी तरह से अलाउड हैं। जिन्होंने मैथ और साइंस पढ़ा है बीटेक में, तो ये पूरी तरह से अलाउड है, यानी बीटेक वाले भी जा सकते हैं, वहीं MCA वाले भी जा सकते हैं। तो ये 2-3 डिग्रियों को और इसमें ऐड किया गया है संशोधन करके। बाकी जैसा था वैसा तो पहले वाला है ही, तो इसलिए आप वहाँ से आप अपना जो है शैक्षणिक वाला योग्यता भी बदल गया है, तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जितने बीटेक BCA MCA वाले हैं वो, ठीक है। तो ये सब, बाकी आप B.Ed की डिग्री तो आपको चाहिए ही होगी। जैसे अब मैं आपको बता दूँ, कल मैंने इसको बताया भी था एक बार, लेकिन को मौका दिया गया, उस तरीके से इस बार भी सीटेट को मौका मिले। और तीसरी मांग हमारी थी कि ये जो फॉर्म अप्लाई अभी हो रहा है, इसमें जिस तरीके से पहले आपने एज रिलैक्सेशन दिया था, इस बार भी सरकार को एज रिलैक्सेशन देना चाहिए। तो एज रिलैक्सेशन तो दे दिया, प्रसाद जी ने 6 to 8 में शायद नहीं मिला हुआ है। 6 to 8 के लिए ही उन्होंने क्लियर कर दिया, 10 साल की छूट। अच्छा, तब तो अच्छी बात है, अगर ये कर दिया तो अच्छी बात है। मतलब आपकी एक मांग सुन ली गई। हाँ, इसके लिए मैंने पहले अप्रोच किया था, पहले मैंने बात की थी। अच्छा, आपने पहले भी बात की थी मैंने पहले सीटेट अपीयरिंग के लिए मैंने बात की थी, हालांकि सीटेट अपीयरिंग को लोग रेडी नहीं थे। अच्छा, अब क्या लगता है संदीप सौरभ जी, अब क्या लगता है, क्या सीटेट अपीयरिंग को मौका मिलेगा? मेरी इस संबंध में बात हुई जिन लोगों से, उनका कहना था कि सरकार का पूरा प्लान है कि दिसंबर के अंत तक इस रिजल्ट को फाइनल कर देंगे। रिजल्ट को फाइनल कर देंगे, इतनी जल्दी करेंगे। दिसंबर में परीक्षा भी और दिसंबर में नतीजा, दिसंबर के अंत तक रिजल्ट ला देंगे। तो इसलिए चूंकि सीटेट का जो परीक्षा होनी है वो शायद जनवरी में हो, फरवरी के उसका रिजल्ट आएगा, तो इनका कहना है कि उसके चलते मामला बहुत पेचीदा बन जाएगा। इसलिए सरकार ने फैसला किया है कि अब हर साल ही बहाली लेंगे, ताकि इस बार के जो अपीयरिंग वाले बच्चे हैं उनको मौका मिल जाए अगले साल। बिल्कुल, अतुल प्रसाद जी ने ट्वीट भी किया था कि हर साल अगस्त महीने में हम परीक्षा लेंगे, तो सीटेट अपीयरिंग वाले घबराएं नहीं। लेकिन लगता है कि बात मानेंगे, क्योंकि सीटेट वाले बड़े परेशान हैं अपीयरिंग। अब करना तो सरकार को है, करना तो BPSC को है, और उनके मुद्दे को, सीटेट अपीयरिंग वाले मुद्दे को तो हम मैंने पहली बार सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन शुरू होने से पहले भी मैंने अप्रोच किया था। लेकिन उस समय हुआ कि देखते हैं, लेकिन फाइनली लोगों ने तय करके बताया हमको कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है। मतलब अब इस बात पर मुहर लग गई है, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन प्रयास तो हमने इसलिए आखिरी दिन में मैंने उठाया था, और मैंने इसलिए कल जो सदन अंतिम था, मैं जानता था कि सरकार ये कह रही है, लेकिन तभी मैंने सदन में दिया, तभी आपने बात रखी, तभी मैंने कहा कि आप सीटेट अपीयरिंग को मौका दीजिए। अच्छा, कल जब आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन था, जब आपने कई मांगे उठाई, तो क्या सहमति जताई लोगों ने, मतलब बाकी मांगों को लेकर भी क्या कुछ लगता है कि बात बनी संदीप सौरभ जी? अभी कह नहीं सकते, देखिए जो मैंने मुद्दा उठाया वो शून्यकाल में उठाया है, और वो जाएगा भी डिपार्टमेंट के पास। तो मेरे ख्याल से देखिए ये तो इस तरह का मसला नहीं कि आप लंबे समय तक कोई रोड का निर्माण करवाना है कि आप डाल भी सकते हैं, आपको अगर मौका देना है तो तुरंत देना होगा। अगर आपको सीटेट ये वाला तो हो गया, रिलैक्सेशन वाला तो बहुत बढ़िया है, और ये जो बच्चे हैं, जो अभ्यर्थी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, जो महिलाएं हैं उसमें, जो दिव्यांग हैं, उनको गृह जिला मौका मिले, ये भी जल्दी कर, तो इसलिए मेरे ख्याल से लेटर चला जाएगा जल्दी से ही, और फिर हम अप्रोच करेंगे कि उस पर अमल किया जाए, जितना संभव हो सके उतना कोशिश मतलब आप लगे रहेंगे इस मुद्दे को, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करने से ही कुछ चीजें निकली हैं। एज रिलैक्सेशन वाला अगर हुआ, आप कह रही हैं, मुझे तो खबर नहीं थी इसकी, अगर हो गया तो अच्छी बात है। अच्छा, ये भी हम जानना चाहेंगे कि क्या नियोजित शिक्षकों का मुद्दा भी उठाया गया, क्योंकि आप लगातार ये भी मांग कर रहे थे कि नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा। देखिए, नियोजित शिक्षकों का जो मैंने सरकार को लिख के पहले दिया था, सदन से पहले दिया था, और उसमें हमने यही कहा था कि कोई अलग से कैटेगरी मत बनाइए,
और मेरे ख्याल से वो एक्सेप्ट होगा। एक्सेप्ट होगा। हाँ, ये जो विशिष्ट शिक्षक नियमावली ला करके कोई अलग ये जो नाम दे दिया गया है विशिष्ट। हाँ, तो इस पे मेरी आपत्ति थी, मैंने आपत्ति जी, दर्ज की थी मैंने, और मेरे ख्याल से यही शिक्षा विभाग की तरफ से सरकार के पास लेटर भी गया हुआ है जी, जी। और इस पर विचार चल रहा है। विचार चला, लेकिन आपको मालूम है कि दिसंबर महीने में परीक्षा भी होने वाली है, जो मामूली सी परीक्षा है, सक्षमता परीक्षा जिसको मुख्यमंत्री ने मामूली परीक्षा बताई, वो दिसंबर में होने वाली है। हाँ, वो परीक्षा देखिए, परीक्षा को लेकर के सरकार का कहना है कि ये लेंगे। लेकिन आपने तो ये भी मांग रखी थी बिना शर्त। हमने मांग रखी है, आप मांग रखते हैं बड़ा, हो सकता है कि उसमें सरकार कुछ कटौती करे, या उनका कुछ तर्क है कि भाई आप एक पद पर थे, आप नियोजित थे, आपको राज्य कर्मी में ला रहे हैं, तो बीच में कोई क्राइटेरिया अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो मामला लीगल फंस जाएगा। ये कहना है वित्त मंत्री, जो पहले शिक्षा मंत्री भी थे, विजय चौधरी जी का कहना है। तो अगर ये कहना है तो हमने कहा था कि तभी आप उसको सक्षमता परीक्षा के बजाय डिपार्टमेंटल परीक्षा कहिए। तो ये बात पे चर्चा चल रही है, क्या उनको करना है, हमने तो मांग रख दी। और विशिष्ट शिक्षक में मेरी बहुत आपत्ति थी, मैंने कहा था कि एक समान शिक्षक, हाँ, एक समान शिक्षक कीजिए। पहले से आपके पास विशेष शिक्षक है तो विशेष शिक्षक अलग है, विशिष्ट शिक्षक अलग है, तो ये शब्दों के साथ खिलवाड़ जो है वो सरकार बंद करे। तो ये सारी बातें कही गई है और इसमें मेरे ख्याल से जल्दी आने वाला है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि अब तो बीपीएससी टीआरई 2.0 भी आ गया है, लेकिन बीपीएससी टीआरई 1.0 को लेकर विवाद अब भी थमा नहीं है। अब भी लोग कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है, अब भी कह रहे हैं फर्जीवाड़ा है। हम लगातार देख रहे हैं कि एक्शंस भी हो रहे हैं, काम चल रहा है, लेकिन पूरी तरह से जो है विवाद थमा नहीं है। हमने उसमें एक तारांकित प्रश्न दिया था जी। और हमने उसमें 2-3 मांगे की थी। एक तो हमने मांग की थी कि जो छात्रों का कंप्लेन कई तरह के आ रहे हैं किसी के रिजल्ट को लेकर के, कहीं पे कई सारी शिकायतें, तो उस शिकायतों को एड्रेस किया जाए। दूसरा हमने उसमें मांग रखा था कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनको आप नए पदों पर मत लीजिए, उनके पुराने पदों को ही समाहित कर लिया जाए। तो और नए पदों पे सिर्फ टीचर्स को रखा जाए, जो नए अभ्यर्थी हैं, फ्रेश लोग रखा जाए। तो और इसके बाद जो सीटें खाली हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को क्रॉस कर चुके हैं लोग, तो खाली पदों पर सेकंड लिस्ट लाया जाए। तो ये हमने मांग रखी। लेकिन अब तो खाली पदों को लेकर भी अतुल प्रसाद जी ने एक ट्वीट कर दिया है, बड़ा साफ-साफ कह दिया है कि जो पद खाली हुए हैं उसको बीपीएससी टीआरई 2.0 में भर दिया जाएगा। यानी कि अब बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो पूरे पद है वो 1 लाख कुछ हो गए। अब देखिए, सरकार कुछ कहेगी, बीपीएससी कुछ कहेगा, तो हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। सरकार ने जो जवाब दिया है, मेरे इस प्रश्न का लिखित प्रश्न का लिखित जवाब है। अच्छा, तो आपको जवाब मिला है, मैंने जवाब पब्लिक में भी डाला है। तो उस जवाब में तो कहा गया है कि सरकार जो है वो सेकंड लिस्ट लाने पर विचार कर रही है। ये साफ-साफ जवाब दे दिया गया है। साफ-साफ जवाब दिया हुआ है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सेकंड लिस्ट आएगी, लोग जो है वो निराश ये शिक्षा विभाग कह रही है। ये शिक्षा विभाग अब शिक्षा विभाग कुछ और कहे, बीपीएससी कुछ और ट्वीट कर दे, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? लेकिन एक उम्मीद की किरण है आपकी तरफ से, क्योंकि अभी भी चीजें फाइनल नहीं है। क्योंकि कई सारे लोग आपने गलत तरीके से बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से ले लिया, तो आपकी गलती है। उसके चलते जो मिनिमम कट ऑफ को पार किए हुए लोग हैं, उनकी तो गलती नहीं कि उनको आपने छांट दिया। तो इसलिए इस पे सेकंड लिस्ट पर विचार करना चाहिए। या तो आप शुरुआत में इस तरह से करते कि गड़बड़ियां नहीं होती। वो नियोजित शिक्षकों को समाहित करने के लिए नहीं तैयार थे उस आंसर में, लेकिन उनका कुल मिलाकर कहना था कि जो पद खाली है उसके लिए सेकंड लिस्ट लाने की। सेकंड लिस्ट आएगी। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, देखिए ये डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन दिया, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड में आप खुलेगा, उस नीचे जो है साइन अप वाला अकाउंट है, इसमें आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर डालिएगा, यहाँ पर नीचे रेफर कोड ऑप्शन पर जरूर डालिएगा, क्योंकि ये रेफर कोड इस्तेमाल करेंगे तभी आपका कूपन होगा एक्टिव। फिर उसके बाद एग्जाम करने के बाद आगे बढ़ाइएगा, फिर यहाँ पर आपका मोबाइल वेरीफाई करेगा प्रोजेक्ट में, फिर वेरीफाई करने के बाद आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पर अपना डिटेल, अपना नाम रखिएगा और आप जो रेफर कोड वाला है जो ऑप्शन पर जाएगा आगे बढ़ाइएगा। फिर आपको अपना जीमेल आईडी कोड चुन लीजिएगा, फिर यहाँ से आगे बढ़ाइएगा, यहाँ पर क्लिक करके लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा, फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर लिखना है, फिर उसके बाद नाम लिखना है, फिर आपको सबमिट करना है। आपका नाम आ रहा होगा, आपको डिटेल सही होगा तो सबमिट करके आगे बढ़ाइएगा। तो आप जो है जब इस सबमिट करके आगे बढ़ेंगे तो आपको डिटेल खुलेगा, आप यहाँ पर क्लिक करके आगे बढ़ाइएगा। फिर यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, आधार कार्ड नंबर डालना है आपको, उसके बाद आपको यहाँ पर जो है आगे बढ़ना है। फिर आपके आधार कार्ड नंबर पर जो रजिस्टर मोबाइल नंबर वहाँ पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप यहाँ पर फिल करना है, जैसे ओटीपी आ गया और इस ओटीपी को फिल कर दिया। ओटीपी करने के बाद आपको यहाँ पर डिजिट आप जो यहाँ पर डिजिट का पासवर्ड कर लेना, डालना और पास कर लेना। फिर यहाँ से आपको लॉग करके आगे बढ़ना है। फिर आपको डिजिट का आएगा, फिर आपको अप्रूव हो गया। फिर आपको अपना अकाउंट बैंक अकाउंट आपको लिंक करना पड़ता है। यहाँ पे पैसा नहीं करेंगे, आपको लिंक करना है, बाद में इसको इंस्टॉल कर देगा, आपको मान लीजिए अपना। फिर यहाँ पे अपना बैंक चुन करके आपको आगे बढ़ना है, कौन सा बैंक खाता है, फिर यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिएगा और अपना कोड डाल के लिंक बैंक अकाउंट करके आगे बढ़ेगा। फिर वहाँ से आपको अपनी सेल्फी, आपको अपना एक फोटो खींचना है सेल्फी तरीके से, फिर आप सेल्फी करके आपको सबमिट करके दिया, यहाँ पे सबमिट करके जैसे आइकन पर यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो स्क्रीन पर यहाँ पे करके इस तरह से अपलोड कर सकते हैं और स्क्रीन पर लिख सकते हैं। तो जब आपने जहाँ पे सिग्नेचर वहाँ पे लेके अपना अपलोड कर दिया, अपना फोटो खींच करके आगे बढ़ेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है इस तरह से आपको कुछ एनुअल इनकम बताना होगा, आपका जीरो का बता दीजिएगा। फिर यहाँ पे जो भी आप नाम बता दीजिएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, स्टूडेंट हो, स्टूडेंट लिखिएगा, जो भी आप लिखिएगा, उसके आगे से नेक्स्ट कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट करने के बाद आप जो है आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पे चुन लीजिएगा, यहाँ पे मैनेजर जो मिलेगा, यहाँ पे मंथली आप चाहिए रिकॉर्ड कीजिए, चुन लीजिए। फिर आपका अकाउंट इस तरीके से आप लिखिएगा कंफर्म, वो पे क्लिक करके कंफर्म, फिर यहाँ पे आधार कार्ड नंबर लिखके वेरीफाई करना होगा। आधार कार्ड फिर से ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद आपका अकाउंट खुल जाएगा। फिर आप इस तरह से आप